नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरे क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चंस हैं और उनका लेवल भी उसी रूप में है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे ज़रा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विद्यार्थियों, आज के इसमें मुख्य रूप से आपके 3 पॉइंट्स हैं। पहला, SCO यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, जहाँ के विदेश मंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो बैठक हुई है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है आपके संसद की पहली बैठक की 68वीं वर्षगांठ के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है आपके वो न्यायाधीशों और वकीलों के लिए जो नया ड्रेस कोड जारी किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आप पहला क्वेश्चन देखिए। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की नियमित बैठक 9 व 10 जून 2020 को कहाँ होगी? तो राइट आंसर है मॉस्को। और विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दूं कि क्षेत्रीय सीमावर्ती विवादों के समाधान के लिए 1996 में 5 देशों ने मिलकर शंघाई 5 नाम से संगठन बनाया था। क्योंकि इसकी स्थापना शंघाई में की गई, इसलिए इसका नाम रखा गया शंघाई 5। और बाद में अब क्योंकि इसमें शंघाई 5 में जो सदस्य देश रहे उनके नाम मैं बता दूं आपको: चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। और 2001 में उज्बेकिस्तान को इसमें शामिल किया गया, तब इसका नाम शंघाई 6 हो गया और बाद में इसका नाम शंघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। और 2016 में अस्ताना, जो उस समय कजाकिस्तान की राजधानी थी अस्ताना, तो वहाँ 2016 के इस शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत और पाकिस्तान को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और अतः इसकी सदस्य संख्या 8 हो गई है। शुरू में 5, फिर संख्या हुई 6 और 2 बाद में, यानी कि भारत पाकिस्तान के शामिल होने पर इसकी सदस्य संख्या हो गई 8। तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि शंघाई सहयोग संगठन की सदस्य संख्या 8 है। और इसमें जो आपको मैंने अतिरिक्त जानकारी दी उसमें 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और तो उनको भी आपको याद रखना। एक तो इसकी स्थापना यानी कि शंघाई 5 की स्थापना 96 में हुई, ये याद रखना आपको। फिर दूसरा आपको याद रखना है इसमें कि इसमें भारत और पाकिस्तान को कब सम्मिलित किया गया, तो 2016 में। और इसकी सदस्य संख्या कितनी है, तो 8। और 8 के नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, तो फिर आपको 8 के नाम याद होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको एग्जाम में। और इसमें आपकी जो ऑप्शन दे रखे हैं, तो मॉस्को जो रूस की राजधानी है, विद्यार्थियों में इसमें नूर सुल्तान जो नाम दे रखा है, तो कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी अस्ताना और अस्ताना का नाम बदलकर अब कर दिया गया है नूर सुल्तान। वहाँ के राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर अस्ताना का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया। तो वर्तमान में कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है और ये दुशांबे ये तजाकिस्तान की राजधानी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबडे ने जजों वकीलों के लिए नया ड्रेस कोड कब जारी किया? तो राइट आंसर है आपके 13 मई 2020। तो इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा क्योंकि ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि मुख्य न्यायाधीश ने कोट और गाउन, काले कोट और गाउन की जगह
नेक बैंड के साथ सफेद शर्ट या सलवार कमीज या सफेद साड़ी पहनने का आदेश जारी किया है। मैं वापस रिपीट कर दूं इसको क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश ने काले कोट गाउन की जगह नेक बैंड के साथ सफेद शर्ट या सलवार कमीज या सफेद साड़ी पहनने का आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि काले कोट और गाउन से बचे रहना जरूरी है क्योंकि इससे उन्होंने कहा कि काले कोट गाउन से आप लोग बचें क्योंकि इससे वायरस आसानी से आपको पकड़ सकता मतलब आसानी से जो है वायरस जो है आपको जो है संक्रमित कर सकता है। इसलिए उन्होंने अब काले कोट गाउन की जगह ये नया ड्रेस कोड लागू किया है। तो आपको ये तारीख आपको याद रखनी है और जो मैंने अतिरिक्त रूप में बताया तो वो ड्रेस जो है कौन सी है वो भी आपको याद रखनी है, सफ़ेद शर्ट या सलवार कमीज या सफ़ेद साड़ी। तो इसमें आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। पीएम केयर्स फंड से कितने रुपए वैक्सीन के डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे? तो राइट आंसर है 100 करोड़ रुपए। विद्यार्थियों, इसमें एक और बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि पीएम केयर्स फंड से 3100 करोड़ रुपया देने की घोषणा की गई है और इसमें से 2000 करोड़ रुपया वेंटिलेटर खरीदने के लिए, 100 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए और 100 करोड़ रुपया वैक्सीन के डेवलपमेंट पर खर्च किए जाएंगे। यानी कि कुल 3100 करोड़ रुपया ये पीएम केयर फंड से देने की घोषणा की गई है। तो आप इसको अलग अलग भी याद रखना। ये क्वेश्चन भी जो आपको वैक्सीन डेवलपमेंट का दे रखा है तो उस पर 100 करोड़ ये तो आपको याद हो गए, परंतु कुल जो है कितना पैसा जो है फिल्म पीएम केयर फंड से जारी करने की घोषणा की है वो आपको याद रखना है 3100 करोड़ रुपया। और दूसरा आपको ये भी कि 2000 करोड़ रुपया वेंटिलेटर पर, 100 करोड़ रुपया प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में बोलें माइक्रो और लघु मतलब स्मॉल, एम मतलब मीडियम और ई से जो आपके इंडस्ट्रीज, और इसमें आगे लिखा है कि कुटीर उद्योग के लिए। तो दोबारा से मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ दूं ताकि आपको आसानी से याद हो सके। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों, कुटीर उद्योग के लिए कितने आपातकालीन कर्ज की व्यवस्था की है? तो राइट आंसर है 3 लाख करोड़ रुपया। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। और इसमें मैं आपको बताऊं कि इसके तहत कर्ज 4 वर्ष के लिए होगा। इस योजना के तहत जो मैंने आपको बताया कि आपातकालीन कर्ज की जो व्यवस्था की है तो इसके तहत कर्ज 4 वर्ष के लिए होगा और मूलधन वापसी पर 12 महीने का मॉरिटोरियम होगा और ये कर्ज बिना गारंटी और गारंटी फीस और न ही गिरवी के मिलेगा। यानी कि इसमें कर्ज के लिए कोई गारंटी वाली बात नहीं रहेगी बैंक के लिए और गारंटी फीस भी नहीं लगेगी और न ही कोई चीज़ गिरवी वाली बात होगी। और वो इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने बैंकों को इसके लिए गारंटी दी है, इसलिए उनसे जो गारंटी नहीं मांगी जाएगी धन के लिए। और इसमें आपको जो क्वेश्चंस याद रखने हैं तो इसमें आपको जो मैंने अभी बोला है मॉरिटोरियम का, तो विद्यार्थियों आपको जो मैंने बताया कि 12 महीने का मॉरिटोरियम होगा। तो मॉरिटोरियम ये क्या होता है?
तो कानून के द्वारा बैंकों के भुगतान को जो टाल दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं मॉरेटोरियम। तो आपको इसमें ध्यान रखना है ये 4 वर्ष वाली बात। इसके अलावा आपको ये गारंटी वाली बात भी आपको याद रखनी है कि इसमें किसी तरह की गारंटी या गारंटी फीस की जो है वो बात नहीं होगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब सरकारी खरीद के लिए कितने करोड़ रुपए तक के ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किए जाएंगे? तो राइट आंसर है 200 करोड़ रुपया। और इसमें यह है कि सरकार अब इसके लिए जनरल फाइनेंशियल रूल्स में बदलाव करेगी ताकि देश के छोटे उद्योगों को टेंडर हासिल करने का जो है मौका मिल सके। अब तक तो जो ये कि ग्लोबल टेंडर की वजह से विदेशी कंपनियां टेंडर हासिल करने की दौड़ में होती थी और इसकी वजह से घरेलू जो उद्योग है उनको मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि वो उनके कंपटीशन में नहीं आ पाती थी। जो बड़ी जो कंपनियां हैं विदेशी कंपनियां तो उनकी टेंडर जो खरीदने की जो कंपटीशन है उसमें ये हमारी जो घरेलू जो उद्योग है वो उसमें जो है प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते थे, इसलिए वो टेंडर अक्सर विदेशी कंपनियां ही खरीद लेती थी या विदेशी कंपनियों को ही ये टेंडर प्राप्त हो पाते थे। तो अब सरकार ने इस कानून में बदलाव करने का जो है फैसला किया है और इसमें ये बदलाव कर दिया जाएगा। तो अब ग्लोबल टेंडर यानी कि सरकारी खरीद सरकार के द्वारा जो खरीद की जाएगी 200 करोड़ रुपए तक की, तो उसमें ग्लोबल टेंडर जारी नहीं होगा, यानी कि यहाँ की जो उद्योग हैं वो ही जो है इसमें टेंडर में भाग लेंगे। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी की लिक्विडिटी की समस्या दूर करने के लिए लिक्विडिटी योजना के तहत कितने करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी? तो राइट आंसर है 30,000 करोड़ रुपया। और इसमें आपको मैं बताऊं कि इसमें हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी शामिल करने की घोषणा सरकार ने की है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कैंटीनों पर किस तारीख से सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया है? तो राइट आंसर है 1 जून 2020। तो यानी कि यहाँ इन कैंटीन्स में अब केवल जो स्वदेशी उत्पाद हैं वही जो है उन्हीं की बिक्री होगी, विदेशी कंपनी के उत्पाद इनमें नहीं जो है बेचे जा सकेंगे। तो ये तारीख आपको याद रखनी है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिए। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मार्च महीने में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? राइट आंसर 15%। और इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि अब जब रिपोर्ट आएगी अप्रैल महीने की तो उसमें माना जा रहा है कि इसमें 30% तक की कमी आ जाएगी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को किस देश में ऑनलाइन सत्र के लिए आमंत्रित किया गया है? तो राइट आंसर है USA, क्योंकि कोरोना महामारी को देखते हुए आनंद कुमार को USA के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से ऑनलाइन सत्र के लिए आमंत्रित किया गया है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद की प्रथम बैठक की 13 मई को कौन सी वर्षगांठ थी? तो राइट आंसर है 68वीं। विद्यार्थियों, मैं आपको इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दूं कि संसद के दोनों सदन
लोकसभा और राज्यसभा, इनके लिए चुनाव 1952 में हुए थे। लोकसभा के चुनाव 1952 में, राज्यसभा के चुनाव भी 1952 में हुए थे। और लोकसभा और राज्यसभा के गठन के बाद जब संसद की पहली बैठक हुई तो वो 13 मई 1952 को हुई थी। और अब क्योंकि इस 13 मई को यानी 13 मई 2020 को ये 68 साल पूरे हो गए, यानी कि 68वीं वर्षगांठ है। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे, उपाध्यक्ष अनंत सैनम वो बने थे, और राज्यसभा के सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि आपको पता है कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, तो उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तो वो ही इसके प्रथम सभापति हुए। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति जिनका नाम M.V. कृष्णमूर्ति राव, तो ये थे इसमें। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव भी 1952 में हुए और संसद 3 से मिलकर बनती है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलाकर संसद कहते हैं। वैसे तो राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, मतलब केंद्र सरकार का मुखिया होता है, परंतु साथ में वह जो है संसद का भी अंग होता है। अंग मतलब पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि संसद का मुख्य कार्य होता है कानून बनाना, और कानून बनाने में राष्ट्रपति का रोल होता है। राष्ट्रपति का रोल इस रूप में, क्योंकि कानून बनाने के लिए जब विधेयक पेश किया जाता है तो वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, और राष्ट्रपति जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के साथ ही वो कानून का रूप ले लेता है, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अधिनियम, अंग्रेजी में बोलते हैं एक्ट। तो इसलिए राष्ट्रपति का रोल होता है इसमें, और इसलिए राष्ट्रपति संसद का भी अंग होता है। और इसमें आप जो मैंने क्वेश्चंस अभी बताए एक्स्ट्रा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 13 मई 1952 को। इसके अलावा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, राज्यसभा के प्रथम सभापति और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति, ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 2021 में T20 विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो राइट आंसर भारत। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि 2023 में क्रिकेट विश्व कप भी भारत में ही होगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए आप। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? तो राइट आंसर भारत। इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी मैं दे दूं कि पहले इसका आयोजन इसी वर्ष यानी 2020 में 2 से 21 नवंबर के बीच होना था, परंतु कोरोना महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। और अब यह 2021 में 17 फरवरी से 7 मार्च तक होगा, और इसमें 16 टीमें भाग लेंगी। और इनका आयोजन 5 जगह पर होगा: कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और नवी मुंबई। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इसका आयोजन पहले होना था तो वो 2020 में 2 से 21 नवंबर के बीच, ये आपको याद रखना है। दूसरा कि अब कब होगा, तो 2021 में, और 17 फरवरी से जो है 7 मार्च के बीच। और इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखिए। एन बाला देवी किस खेल से संबंधित है जिनके नाम की अनुशंसा अर्जुन पुरस्कार के लिए की गई है? तो राइट आंसर है फुटबॉल। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ज़्यादा विद्यार्थियों। ये अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने राष्ट्रीय टीम के सेंट्रल डिफेंडर संदेश झिंगल, नाम रिपीट कर रहा हूँ, संदेश झिंगल, और महिला टीम की स्ट्राइकर एन बाला देवी
के नामों की अनुशंसा अर्जुन पुरस्कार के लिए की है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।